गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की क्लास में एसएससी जीडी का जो हम सेशन स्टार्ट किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो आज ये चौथा क्लास है। और जो है आज सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एसएससी जीडी का 27/2/2024 की पहले शिफ्ट का मैथ्स का जो 20 क्वेश्चंस रहता है, सारे के सारे क्वेश्चंस उसी ईयर का पूछा हुआ है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पानी बोलना। देखिए क्वेश्चन है कि डी अकेले किसी काम का आधा भाग, क्लियर। यहाँ पे कह रहा है कि डी जो है किसी काम का आधा भाग जो है, आधा भाग का मतलब 50% जो है 100 दिनों में पूरा कर सकता है। 47 दिनों में डी द्वारा कितने प्रतिशत काम पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पे तो आप डायरेक्ट मुंह जबानी में बना सकते हैं कि 100 दिन में 50% काम, आधा काम का मतलब 50% हुआ। 100 दिन में आधा काम कर रहा है तो 200 दिन में, यहाँ पे आप लिखिए अगर 200 दिन में क्या हो रहा है, डेज में ये 100% काम कर रहा है। तो 100% तो एक दिन में कितना काम होगा बाबू, एक दिन में आपका 100/200, ठीक है, परसेंट काम करेगा। तो कह रहा है कि 47 दिन में कितना काम होगा, तो 47 दिन में आपका हो जाएगा 100/200 और इंटू 47 कर दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 47/2 कहने का मतलब 23.5% जो है काम हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप मुंह जबानी भी बना सकते थे, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि 200 दिन में 100% काम, क्लियर। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 1/2 काम होगा। तो 47 दिन में कितना हो जाएगा, 47 का हाफ, 47 का हाफ कहने का मतलब आपका कितना हो जाएगा, 23.5%, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये सारे क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी 27/2/2024 के पहले शिफ्ट में। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इजी है। कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 10 लाख रुपए की एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंडिंग हो रहा है वो वार्षिक हो रहा है। और कह रहा है कि साधारण ब्याज के बीच में अंतर कितना है, 2401 रुपया है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है ये बाबू की कितना होगा, क्लियर है। अच्छा, एक चीज हम आपको जब बताए थे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं कि परसेंटेज आर अगर फ्रैक्शन में 1/x है, जैसे आप ऐसे समझिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, परसेंटेज आर का वैल्यू अगर 10% दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 1/10 लिखिएगा, क्लियर है। तो अगर 2 साल की बात हो रही थी तो हम पी का जो वैल्यू ले रहे थे इसका स्क्वायर ले रहे थे, क्लियर। अगर हम इस फॉर्म में आपको समझाने का कोशिश करें कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/x है तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ये पहले साल की बात करें और ये दूसरे साल की बात करें, तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा एक्स स्क्वायर का 1/x, दैट मीन्स एक्स मिलेगा। और दूसरे साल में जो ब्याज मिलेगा, दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा इसका ब्याज तो मिलेगा ही, यानी एक्स स्क्वायर का 1/x यानी एक्स तो मिलेगा ही मिलेगा। इस पहले वाले का ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, यानी एक और मिलेगा, क्लियर है कि x का 1/x कीजिएगा तो 1। तो ये जो है, ये जो यहाँ पे आया टर्म कह रहा है कि धनराशि में साधारण ब्याज के बीच में अंतर यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ये टोटल का टोटल तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और सिंपल इंटरेस्ट हो गया x और x, यानी कि इस कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई का जो अंतर है ये 1 हुआ, क्लियर। और यही अंतर आपका दिया है कितना, 2401 रुपया दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि ये एक जो है कैसे आया है, एक्स स्क्वायर का 1/x, ठीक है, का 1/x है ना, x/x का 1/x, दैट मीन्स आप ऐसे समझिए, इसको हम सबको मिटाते हैं। देखिए आप ऐसे सोचिएगा कि आपका 10 लाख यहाँ पे दिया हुआ है, 10 लाख, ठीक है, का 1/x, का 1/x जो है, या फिर आर स्क्वायर यही आप लीजिए, का R%, का R% जो है यही आपका बराबर होगा कितना, 2401 के, क्लियर। तो यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2401, और पॉइंट बैठाइएगा तो यहाँ पे 24.01। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका रूट निकालिएगा, तो रूट निकालिएगा तो कितना होगा, 4.9% आपका होगा।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किसी को समझने में कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, फिर से हम डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से हम समझाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, हमें पता चल रहा है। देखिए मेरे कहने का मतलब ये था कि यदि आपका यहाँ पे प्रिंसिपल है, क्लियर, देखिए बाबू, अगर यहाँ पे आपका पी है तो यहाँ पे जो आया था ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, और ये था पहले साल का ब्याज का ब्याज। तो यही दोनों का अंतर है, सी आई और एस आई का अंतर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे कैसे आ रहा है, यानी कि मूलधन का आर स्क्वायर बाई 100 × 100, ऐसे आप देखिए। कहने का मतलब ये है कि मूलधन का R/100 का एक बार फिर R/100 निकालिएगा तो ये सी आई माइनस एस आई निकलेगा, सी आई माइनस एस आई। क्लियर है। तो इस तरह से हमने बनाया और इसका आंसर आया 4.9%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक आदमी एक कप को 1792 रुपया में बेचकर 12% का लाभ कमाता है। यानी ये आपका सेलिंग प्राइस है, 1792 जो है ये आपका सेलिंग प्राइस है और 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी बराबर आपको पता है ना, देखिए फॉर्मूला जो होता है सीपी बराबर कितना होता है, एसपी इंटू 100 और बटा में अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट। क्लियर। तो हम यहाँ पे सीपी निकालना चाह रहे हैं, तो 1792 यानी कि एसपी और इंटू 100 और बटा में कितना हो जाएगा, 100 प्लस 12 यानी 112। क्लियर। अब इसको काटिए, कितना मट में कट रहा है, 7 मट में काटिएगा। तो 7 एकम 7 और 4 7 छक 42, 16 मट में कटेगा और इसको 7 मट में कटेगा, 7 दूनी 14 और बचा कितना 3 39, 7 पचे 35 और 4 7 छक 42, ये तो 16 × 16 256 होता है। यानी कि आपका कितना हो जाएगा, सीपी आपका आ जाएगा 1600। सीपी 1600 हो गया। और एसपी कह रहा है कि यदि वह इसी कप को 1472 रुपया में बेच रहा है, 1472 रुपया में बेच रहा है, तो हानि का प्रतिशत कितना होगा। आप खरीदे हो 1600 में और बेच रहे हो 1472 रुपया में, तो आपको कितना का लॉस हो रहा है, दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 8 और 7 में से 9 में से 7 गया, ठीक है, तो 2 बचा और यहाँ पे हो जाएगा 5 5 128। ठीक है, इतना रुपया रुपया का जो है लॉस हो रहा है। और परसेंटेज लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आपको बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। परसेंटेज लॉस बराबर क्या होता है, लॉस और बटा में सीपी 1600 और इंटू 100। क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 8 मर्थ में कट जाएगा, डेट मीन्स 8% जो है आपको लॉस मिलेगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं क्वेश्चन में था, ये बस फॉर्मूला पे बेस्ड था। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है और एसएससी जीडी का 3 से 4 क्वेश्चन जो है हर साल एग्जाम में आपका जो ना ये कैलकुलेशन पे क्वेश्चंस पूछता है, बोर्ड मार्क्स पे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको पहले भागा का क्रिया कीजिएगा और इसके बाद मल्टीप्लीकेशन का क्रिया कीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 17 पचे 85 आपका कितना हो जाएगा, 85 100/5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1700। क्लियर। और प्लस 24 × 6 कीजिएगा तो 6 चौके 24, क्या में 4 हो जाएगा ना, 4 हाथ में लगा 2 और 6 दूनी 12 13 14 144 हो गया। और इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, 122 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 6 3। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर दीजिए और इसके बाद इसको घटा दीजिए तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, ये 4 6 लास्ट में तो यूनिट डिजिट आपका 8 आएगा। कितना हो जाएगा 4 4 और 8, 366 माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है 1478 आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, आ रहा है समझ में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए कह रहे हैं कि दो भाइयों का वर्तमान एज का अनुपात जो दिया हुआ है 11:13, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्तमान एज का अनुपात कितना दिया हुआ है, 11:13 दिया हुआ है। और यहाँ कह रहा है कि 6 वर्ष पहले उसका एज का अनुपात कितना था, 4:5 था। तो 6 वर्ष पहले वाला पहले लिखेंगे, है ना। यहाँ पे जो अनुपात है 4:5 है, लेकिन ये 6 साल पहले की बात कह रहा है ना। बात है समझ में, 6 साल पहले की बात बोल रहा है। और वर्तमान जो एज का अनुपात कह रहा है 11:13, ठीक है, ये वर्तमान एज, इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन है तो बोलिए, बस लिखा है मैंने। ठीक है, तो अब देखिए
पहले तो इक्वल डिफरेंस करेंगे। पहले यहाँ पे देखिए कितना 11 - 4 करिएगा तो कितना होगा 7। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 13 - 5 कीजिएगा तो हाँ 8। इक्वल नहीं है तो पहले तो हम समान करेंगे, और समान करने के लिए हम क्या मेथड बताए थे, मेथड मैंने बताया था याद है सबको? ठीक है, मैंने बताया था आपको क्या, ये दोनों का जो डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 1, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 13 था ना, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, और ये दोनों का डिफरेंस है 1। तो इसमें क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, 5 × 2 10। अब देखिए 10 से 13 3 बढ़ रहा है, और 8 से 11 कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है ना? तो इधर भी 3 बढ़ रहा है और इधर भी 3 बढ़ रहा है, तो 3 का वैल्यू, और इधर कितना बढ़ रहा है, ये 6 साल पहले की बात है और ये वर्तमान की बात है, तो इधर कितना का डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है। ये जो है अनुपात 6 साल पहले दिया हुआ है, और ये अनुपात वर्तमान दिया है। तो 3 का वैल्यू 6, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 2। तो अगर वर्तमान एज पूछता तो इसका हो जाएगा 11 दूनी 22 साल, और इसका हो जाएगा 13 दूनी 26 साल। क्लियर? वर्तमान एज पूछता तो, लेकिन पूछ क्या रहा है कि 5 साल के बाद उनके एज का अनुपात कितना होगा। तो अब भी आपका 22 साल है, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा 27। 22 और 5 27, और अभी अगर 26 है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा 31। तो अनुपात कितना हो जाएगा 27:31 हो जाएगा आपका। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। क्या हुआ, गौर से देख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है? फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे इधर डिफरेंस कितना है 8 से 11 कितना का डिफरेंस है 3, और इधर भी 3 का डिफरेंस है। तो 3 का वैल्यू कितना 6। 6 क्यों? क्योंकि ये 6 साल पहले की बात है, ये वर्तमान की बात है। तो तुम्हारी 6 साल पहले और अभी कितना का गैपिंग है 6 साल का, तो 3 का वैल्यू हो गया 6, तो 1 का वैल्यू कितना 2। तो अगर पूछता कि वर्तमान एज कितनी है, तो 11 का वैल्यू 22 और 13 का वैल्यू कितना 26। लेकिन पूछ रहा है 5 साल के बाद, तो अभी बाबू 22 है और 1 का 26 है, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 26 है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा 31। अनुपात पूछ रहा है दोनों का, तो कितना हो जाएगा 27:31। क्लियर हुआ? इस तरह के क्वेश्चंस को बना लोगे अपना। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 17 छात्रों का औसत अंक 180 था। चलिए 180 आपका औसत था। सबसे बेस्ट मेथड बता रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन है तो ज्यादा कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि लेकिन बाद में ये पता चला कि एक छात्र का अंक जो था गलती से 27 लिखना था, लेकिन लिखा गया कितना 72। ठीक है, तो ऐसे समझिए क्वेश्चंस को। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को फिल कीजिए कि हमारा जो औसत था 17 छात्र का, वो कितना था 181। तो चलिए हम मान लेते हैं कि औसत 181 ही है, लेकिन गलती कहाँ पे हो रही है 27 लिखना था, 27 लिखना था और लिखा गया कितना 72। ठीक है, दैट मीन्स ज्यादा लिखा गया है। लेकिन ज्यादा लिखा गया है तो फिक्स है कि औसत अंक रियल में कम होगा? नहीं, अगर 72 के जगह पे 27 लिखे रहते हैं कम, तो औसत अंक जो अभी है उससे ज्यादा होगा, है ना? तो आपका है 27 और लिखा गया 72, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? तो आप कहिए कितना का डिफरेंस 5 और ये 4 45 का डिफरेंस है। तो ये 45 जो ज्यादा डिफरेंस है, एक लड़का का अंक जो है, एक लड़का का 45 ज्यादा तुम लिख दिए हो, तो 45 सब में बटा होगा? नहीं, 17 टोटल स्टूडेंट है। नहीं, ये औसत 180 है, तो 180 में से हम 45 घटा करके और ये 17 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 45 जो ज्यादा है 17 स्टूडेंट में ये बटा है ना? तो आपका कितनी हो जाएगी 180 में से आप घटाइए यहाँ पे 180, 17 दूनी 34, 2.64 आएगा लगभग ना, अप्रॉक्स में हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 3 घटाइएगा, 180 में से 2.64 घटाना है तो 3 घटा लीजिए, तो 177 पॉइंट पूछा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। फिक्स है कि 177 आएगा, 177 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा पॉइंट में। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका सी नंबर राइट आंसर है। समझ में? फिर से समझा दे एक बार। देखिए 180 जो औसत था ना 180 तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन जो 27 की जगह पे आपने 72
एक लड़का का लिख दिए, तो एक लड़का का जो अंक था 45 नंबर ज्यादा लिखे हैं, तो 45 नंबर ज्यादा लिखे हैं, तो ये 45 सिर्फ एक आदमी लेकर नहीं बैठल है, इस 17 को टोटल है 17 में बटा हुआ है। ठीक है, तो 17 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो औसत 180 माइनस 45/17 आ जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको बनाने का कोई भी जरूरत है, डायरेक्ट आप इसका आंसर बताइएगा। 729 27 270 का स्क्वायर। कह रहा है कि पी प्रतिशत, पी का पी प्रतिशत मतलब पी का मतलब गुना, और पी बाई 100 प्रतिशत का मतलब 100, 729 है ना। तो पी स्क्वायर बराबर कितना 729 और 2 जीरो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो ये किसका स्क्वायर है 270 का स्क्वायर है। तो पी का वैल्यू इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, 270 आ जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है बाबू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन जो एसएससी जीडी का है, बस यही लेवल रहता है, यही लेवल रहता है, सेम टू सेम क्वेश्चन 2024 का हम करवा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं खुद से नहीं बनाया हूँ। कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजा 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल कितना है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उस कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं के बीच में दूरी कितनी है। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना बाबू, देखिए समलंब चतुर्भुज का ये समानांतर भुजा है, अगर ये ए है और ये बी है, और दोनों के बीच में जो दूरी है अगर एच है, तो क्षेत्रफल जो बराबर होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का सम ए प्लस बी आई इंटू एच। ये फॉर्मूला आता है, ये दिमाग में रखिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, समानांतर भुजाओं का योग ए प्लस बी, और इंटू दोनों के बीच में जो दूरी है एच है, ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका क्वेश्चन में क्या है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, यानी 15 और 16 है, तो 15 16 कितना हो जाएगा 31, है ना। और पूछ रहा है कि समानांतर भुजाओं के बीच में दूरी एच इक्वल टू कितना 961, है ना। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 961 इंटू 2 और बटा में 31। ये कितना मर्थ में कटेगा 3 मर्थ में काटिएगा। ठीक है, और ये एक तो 31 इंटू 2 62 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा आप लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है आप डायरेक्ट बना सकते हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है, 5 क्रमागत संख्याओं का 19 है क्रमागत, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 19 और 2 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। देखिए आप कहिए कि कैसे होगा सर, हमें तो समझ में ही नहीं आया। देखिए जब भी सिस्टमेटिक सीक्वेंस, सिस्टमेटिक सीक्वेंस मतलब लगातार सीक्वेंस हो जिसका कॉमन डिफरेंस जो है ना सेम हो, जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका जो औसत होता है ना वो बीच वाली संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 5 तक है तो इसका औसत बीच वाली संख्या हो गई 3। अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 तक रहता है, ठीक है, तो औसत जो होगा ना 2.5 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 और 3 5, 5/2 करेंगे तो 2.5। अब देखिए ये क्वेश्चन जो था आपका कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 19 है, तो ये फिक्स है कि बीच वाली जो संख्या है ना बाबू 19 है 19 है बीच वाली संख्या। अब कह रहा है 5 संख्या है क्रमागत, तो देखिए ये बीच वाली संख्या है, तो 5 संख्या है तो 5 में से 1 घटाइएगा तो 4, तो 4 का मतलब दो संख्या इधर होगा, दो संख्या इधर होगा नहीं। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या, तो इधर दो संख्या है तो दो का गैप होगा, यानी यहाँ पे जो संख्या हो गया 19 प्लस 2 दैट मीन्स 21। अब सबसे छोटी संख्या पूछता तो 19 - 2 कर देते, यानी कि 17 आता। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 21। समझ में आ रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए एक आदमी 1 रुपया में 15 आम खरीदता है, 15 आम खरीदता है 1 रुपया में, तो एक आम का कीमत कितना हो जाएगा बाबू, एक आम का कीमत 1/15 हो जाएगा। ये आपका हो गया सीपी। क्लियर। कह रहे हैं कि 1 रुपया में कितने आम बेचे कि उसे 25% की हानि होगी। 25% हानि का मतलब 25% का वैल्यू होता है 1/4। ठीक है, 4 रुपया में खरीदे हो तो 1 रुपया की हानि डेट मीन 3 रुपया में बेचोगे। ठीक है, फॉर्मूला नहीं याद है बाबू तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। देखिए ये सीपी है 1/15, तो एसपी हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, एसपी कैसे निकालेंगे 3/4 कर देंगे यहाँ पे। क्लियर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 1/20। डेट मीन्स 1 रुपया में 20 आम थी, 20 जो है आम उसको बेचना पड़ेगा। अब यही क्वेश्चन में पूछ रहा था शायद
1 रुपया में कितने आम बेचने पड़ेंगे 25% हानि के लिए? तो आपका 1 रुपया में कितना आम बेचना पड़ेगा? रुपया को ऊपर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे था ना कि 1 रुपया में 15 आम खरीदता है, तो एक आम का कीमत कितना हो जाएगा? 1/15। तो अगर 1/15 लिखा हुआ है तो ये रुपया है और ये क्या है? आर्टिकल है, यानी 15 आम है। तो उसी तरह से 1/20 आया, 1/20 आया, तो ये कंफर्म है। आप ये दिमाग में रखिए कि 1 रुपया में कितना आम? 20 आम। या मान लीजिए कि 2/5 आया, तो डायरेक्ट आप सोचते हैं कि 2 रुपया में कितना आम। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत ईजी है, इसके लिए पेन कॉपी का भी जरूरत नहीं है। कह रहा है कि जी अनुपात जो है एच 3:7 दिया हुआ है, तो जी अनुपात जी प्लस एच का मान कितना होगा? तो जी कितना है? 3 है, और नीचे में कितना है? जी प्लस एच है, यानी 3 और 7 कितना? 10। ऐसे समझ में बाबू? नहीं, क्यों नहीं समझ में आया? 3 का वैल्यू है 3 लेंगे, जी का वैल्यू 3 लेंगे और एच का वैल्यू 7 लेंगे। ठीक है, तो जी कितना है? 3 है, और जी प्लस एच कितना है? 3 और 7 10। ऐसे समझ में कि नहीं? जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। हाँ? हम्म। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है किसी धनराशि पर, इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत बार डिस्कस किया है, ठीक ना? कह रहा है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 81/100 है, तो वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? क्वेश्चन में कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की जो दर है टाइम के बराबर है, ठीक है। और कह रहा है कि साधारण ब्याज धनराशि का, तो धनराशि अगर पी का वैल्यू अगर हम 100 लेते हैं, तो एसआई कितना है? साधारण ब्याज आपका दे रहा है 81। क्लियर? ये क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज उस धनराशि का 81/100 है, जिससे कंपेयर किया जाता है वो नीचे में, और जिसके बारे में बोला जाता है वो ऊपर में रहता है। देखिए एग्जाम में जब बनाइएगा तो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखिएगा फॉर्मूला। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? एसआई का फॉर्मूला होता है P/100। एसआई की जगह पे आप 81 रखिएगा, और 100 पी के जगह पे, और आर और टी बराबर है तो आर स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, और बटा में 100। 100 कट जाएगा, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर का वैल्यू 81 है, ठीक है। स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट, तो किसका रूट है? ये 9 का रूट है, तो 9% आ गया आर का वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी। देखिए एग्जाम में जब आप बनाइएगा तो इतना डिटेल लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 100 आपका पी का वैल्यू है और 81 जो है एसआई का वैल्यू है। 100 से 100 कटेगा, और टी के जगह पे आप आर रख दीजिएगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 81 आएगा, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं फास्ट वे में। कह रहा है कि अमित है और यहाँ पे विनीत से 3 गुना अच्छा कारगर है, यानी इफिशियंसी जो है अमित का और विनीत का जो दिया हुआ है, अमित का इफिशियंसी विनीत से 3 गुना अच्छा है, यानी इसकी इफिशियंसी अगर 1 है तो इसकी इफिशियंसी कितनी है? 3 है। ये क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। तो टाइम का जो अनुपात होगा बाबू, टाइम का अनुपात जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। क्लियर? इफिशियंसी, यदि आपकी काम करने की क्षमता ज्यादा है तो आप किसी काम को करने में कम टाइमिंग लगाइएगा। क्या लगाइएगा? कम टाइमिंग लगाइएगा। तो अगर इफिशियंसी का अनुपात 3:1 है, तो टाइम का अनुपात 1:3 हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहे हैं इसलिए वो काम को विनीत से 32 दिन कम में पूरा करता है। यहाँ पे कितना दिन का डिफरेंस है? 2, और 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, यानी कि अमित लगा रहा है 16 दिन, और विनीत लगा रहा है 16×3 = 48 दिन। क्लियर? यहाँ पे अमित और विनीत है, ये 16 दिन लगा रहा है, ये 48 दिन लगा रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसी काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन का समय लगाएगा? एक साथ मिलकर काम करते हैं तो पूरा काम करने में कितना टाइमिंग लगाएगा? तो एक साथ काम करता है, ये 16 दिन में करता है, ये 48 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया? 48 हो गया। 48 दिन में टोटल वर्क आपका हो गया। इफिशियंसी निकालिएगा तो इसका 1 और इसका 16×3 = 48 दिन। तो हम क्या करेंगे? कितना समय लगेगा? तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 48 है, और बटा में 3 और 1 4। टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी से, ठीक ना? तो आपका आ जाएगा आंसर 12 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में सबको? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है कि एक शर्ट का मूल्य जो है 1200 रुपया है, यानी अंकित मूल्य है, अंकित किया गया है 1200 रुपया अंकित किया गया है, और कह रहा है कि 15% का छूट दी जाती है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 15% छूट का मतलब, अगर आपको कोई दुकानदार बोलता है कि हम 15% का छूट देंगे, डेट मीन्स वो कितना में देगा?
85% पे देगा, है ना? 85%, तो 1200 का 85% आप निकाल दीजिए, है ना? 1200 का 85%, 20 से 20 कट जाएगा, ठीक है? 12×5 = 60, हाथ में लगा 6, ठीक है? तो और 12×8 102, ठीक है? ये आएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक ना? यहाँ पे 22 है, भागा, पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और यहाँ पे 9 माइनस 1 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 8, 14 और 8 22, तो 22/22, यहाँ पे तो 22/22 आ गया ना, और प्लस 24 का 9 का मान कितना होगा? तो 24 × 9 यहाँ पे है ना? तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, और प्लस 24 × 9 की जगह तो होना चाहिए 36, हाथ में लगा 3, 9 दूनी 18, 19 20 21 216, और एक कितना हो जाएगा? 217। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, और आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी जीडी में 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना फिक्स है कि बोर्ड मार्क्स से आ रहा है, और बोर्ड मार्क्स का बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है भाई। सबसे पहले तो यहाँ पे डिवीजन का क्रिया करेंगे, भाग का क्रिया करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लीकेशन का क्रिया करके इस पे माइनस कर दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, 27/2/2024 का पहले शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप लोग कर लीजिएगा खुद से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि किसी संख्या में क्रमिक रूप से 40% और 60% की वृद्धि करने पर, क्रमिक मतलब कि सक्सेसिव इंक्रीज कर रहा है, एक बार 40% का और एक बार 60% का वृद्धि करने पर, वृद्धि करने के स्थान पर 44% की कमी की जाती, तो प्राप्त किए गए परिणाम का मान अविष्ट सही मान का कितना प्रतिशत है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट भी ऐसे सोच सकते हैं कि कह रहा है कि 40% और 60%, देखिए 40% और 60% का आप सक्सेसिव जो है इंक्रीज कर रहे हैं, और सक्सेसिव इंक्रीज वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया है कि अगर 60% और 40% का इंक्रीज कर रहा है सक्सेसिव, तो इक्विवेलेंट इंक्रीज की अगर आप बात करिएगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि सर आप इसको ए बी फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं कि 40 + 60 और प्लस 40 × 60/100, तो कितना हो जाएगा? 100 और प्लस 24, यानी 124% ये बढ़ जाएगा। नहीं, यहाँ पे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 40 + 60, 40 + 60 और प्लस 40 × 60/100, दैट मीन्स 20 से 20 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 124% बढ़ा। क्लियर है? तो 124% न बढ़ा करके 44% की कमी कर दी जाती, 44% जो है कमी कर दी जाती। अच्छा मान लीजिए कि कोई संख्या अपने आप में 100% है, 100% है, और 124% इंक्रीज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 224% हो जाएगा, ठीक है? और दूसरे इसके स्थान पर इतना ना करके आप 44% डिक्रीज कीजिएगा, कोई संख्या अपने आप में 100% है और 44% घटाइएगा तो कितना हो जाएगा वो संख्या? 100 - 44, है ना? दैट मीन्स कितना? 56%, है ना? अब यहीं पे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि प्राप्त किए गए परिणाम का मान अभिष्ट सही मान का कितना प्रतिशत है? 44% की कमी कर दी जाएगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रमिक रूप से 40% और 60% के प्रतिशत की वृद्धि करने के स्थान पर करना था, मतलब ये यानी 224% करना था, स्थान पर 44% की कमी कर दी जाएगी, तो परिणाम का मान अभिष्ट सही मान का कितना परसेंट? तो ये आपका सही है मान, और ये कर दिया गया है, तो कह रहा है कि ये जो है इसका कितना परसेंट है? तो आप डायरेक्ट देखिए, मैंने बताया था कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो मैंने क्या बताया? जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर, और जिससे कंपेयर करेगा नीचे, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही मैंने बताया था। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि पूछ रहा है कि कौन सा 56 जो है अभिष्ट मान का कितना परसेंट है, तो 56 और बटा में क्या करेंगे? 224 करेंगे, और इंटू 100 यहाँ पे कर देंगे। क्लियर है? तो कितना मर्थ में कटेगा ये? 4 मर्थ में कट रहा है क्या?
24 20 4, हाँ 4 मंथ में कट रहा है और इसको काटिएगा तो ये 25 आ जाएगा। डेट मीन्स आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 25% होगा। क्लियर है? सब कुछ समझ में आ रहा है बाबू? थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट था। क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर, यानी अगर आपका मार्च प्राइस है और यहाँ पे सीलिंग प्राइस ले लेते हैं और यहाँ पे सीपी ले लेते हैं क्रय मूल्य, ठीक ना। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर, यानी अंकित मूल्य आपका अगर 10 है, ठीक है, अंकित मूल्य 10 है तो बेच कितना में रहा है? 3 रुपया में बेच रहा है। यहाँ पे 3 अंक सीपी एसपी हो गया। तो कह रहा है कि 16% की हानि होती है। 16% की हानि होती है तो 16% का हानि का मतलब अगर आपका विक्रय मूल्य 3 है और 16% की हानि होती है तो सीपी आप कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य इंटू 100 और 16% हानि, यानी 100 माइनस 16 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 16 कीजिएगा तो 84 आएगा। क्लियर है? यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है क्या आप लोगों को? देखिए सेलिंग प्राइस जो होता है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ, सीपी बराबर क्या होता है? सीपी बराबर होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 और बटा में अगर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस एल। क्लियर? तो यही तो मैंने निकाला कि आपका जो एसपी है, सेलिंग प्राइस अगर आपका 3 है तो सीपी निकालना है तो 3 इंटू 100 और बटा में कितना? 100 माइनस 16 करेंगे। यहाँ पे देखिए तो कितना से कट रहा है? 3 दूनी 6, 8 का 24, नहीं 1 मिनट, यहाँ पे आपका 84 है ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आपका हो गया और 7 8 2 बचा, 18 का 24 ना। तो यहाँ पे कट जाएगा 7 चौका 28, 4 से काट रहे हैं और यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो आपका सीपी हो जाएगा मान लीजिए 25/7 हो जाएगा। यही आपका अनुपात है। यहाँ पे कह रहा है कि घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? अंकित मूल्य यानी कि 10 और क्रय मूल्य कितना है? 25/7 है। तो 7 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 70/25 हो जाएगा यहाँ पे 70/25 और जो कट रहा है काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 50/25 और 14×5 = 70। तो यह आपका अनुपात कितना हो जाएगा? 14:5 आ जाएगा आपका आंसर। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है और ये भी बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि हर सेट में आप देख रहे हैं कि बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि 100 इंटू 10 है और यहाँ पे माइनस है 10 प्लस, यहाँ पे देखिए 3000 है। पहले तो हम ब्रैकेट का क्रिया करेंगे तो 100 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 और 3000 को 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा और प्लस यहाँ तक हम कर दिए, यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000 है ना, और 1000 हो जाएगा -100 है ना। तो 1003 यहाँ पे हो जाएगा और -100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 903। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन था 27/2/2024 के पहले शिफ्ट में सारे के सारे क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन पूछा पूछा हुआ था, सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर दिए। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में और पूछा हुआ क्वेश्चन फिर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर का जितना भी एसएससी जीडी का अभी तक एग्जाम हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करवाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। थैंक्स।